दोस्तों नमस्कार। मैं नितेश जैन। मैं सामान्य प्रबंधन संबंधित क्लास ले रहा हूँ, जिसमें मेरा फर्स्ट चैप्टर प्रबंधन की अवधारणा, जिसमें मेरा एक फोर्थ लेक्चर है। हमने प्रबंधन की प्रकृति से हमें शुरू करना था। हमने प्रबंधन की क्षेत्र, इसकी विशेषताएं समझा था अभी तक। अब इसके आगे हम देखते हैं प्रबंधन की प्रकृति। इनको निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है। किस तरह की इसकी प्रकृति होती है, कैसे ये काम करता है, क्या इसकी व्याख्याएं हैं, इस टाइप से कुछ इसमें देखते हैं। नंबर एक, हम देखते हैं प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों हैं। प्रबंध को विज्ञान और कला दोनों ही माना गया है। कुछ थिंकर बोलते हैं, कुछ विज्ञान बोलते हैं, कुछ कला बोलते हैं और कुछ दोनों ही बोलते हैं। आइए देखते हैं प्रबंध का विज्ञान के क्षेत्र में क्यों इसको माना गया है और कला के क्षेत्र में भी इसको क्यों माना गया है। प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। कला का अर्थ किसी कार्य को करने अथवा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान एवं कुशलता का उपयोग करना है। वास्तव में कला सिद्धांत को व्यावहारिक रूप प्रदान करने की विधि है। प्रबंध में व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ज्ञान व कुशलता का उपयोग निहित होता है। इस प्रकार प्रबंध एक कला है। ये कला के रूप में बोलते हैं कि प्रबंधन में हमेशा हम अपने बुद्धि विवेक से काम करते हैं, है ना, और कुशलता का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अपने प्रबंध को अच्छा बना पाते हैं। तो ये कुछ व्यक्तियों में एक कला होती है कि उनको किस व्यक्ति से कैसे काम कराना है। वो इस बात को समझ पाते हैं कि इस व्यक्ति से ऐसे काम लिया जाएगा तो ये काम पूरा कर पाएगा। अगर सभी के साथ एक समान व्यवहार कर लिया जाए तो सभी लोगों से काम नहीं कराया जा सकता। कुछ लोग उसके हो सकता है विरोध में आ जाएंगे, कुछ लोगों को आपका काम पसंद आएगा। लेकिन जब हम प्रत्येक व्यक्ति को समझते हुए काम करते हैं तो यहाँ पर हम सभी से काम कुशलतापूर्वक करा सकते हैं। तो ये कला के रूप में माना जाता है। दूसरा वो देखते हैं जो किन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हो वह विज्ञान कहलाता है। जो सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं, जो सब जगह लागू होते हैं, इसलिए उस चीज़ को विज्ञान कहा जाता है। तो ये प्रबंध को भी एक विज्ञान के रूप में माना जाता है क्योंकि ये सार्वभौमिक सिद्धांत पर आधारित होता है। व्यावसायिक प्रबंध भी निश्चित सिद्धांतों पर आधारित सुव्यवस्थित ज्ञान का भंडार है। इस तरह में प्रबंध विज्ञान की कोटि में रखने के लिए पर्याप्त है। इस तरह से प्रबंध विज्ञान और कला दोनों हैं। इसमें बोला गया है कि व्यावसायिक प्रबंध जो होता है वो निश्चित सिद्धांत होते हैं। निश्चित सिद्धांत मीन्स जैसे अगर बोला जाता है व्यवसाय में कि ग्राहक हमारा भगवान होता है, तो कैसा भी व्यवसाय हो, कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता कि ग्राहक को भगाया जा रहा हो। ग्राहक को हमेशा सम्मान की नज़र से ही देखना पड़ेगा, तभी हमारा व्यवसाय बढ़ेगा। तो इस तरह से कुछ सिद्धांत होते हैं जो हर व्यवसाय में लागू होते हैं। तो इसलिए व्यवसाय में इसको विज्ञान के रूप में भी माना जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रबंध विज्ञान और कला दोनों हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। प्रबंध का उद्देश्य सामूहिक प्रयत्नों को इस प्रकार नियोजित व नियंत्रित करना है कि कम से कम लागत पर अधिक से अधिक लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो और मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त हो। कम इन्वेस्टमेंट करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ उसका कमा सकें। प्रबंध का महत्व तो सर्वव्यापी है। इसका सिद्धांत धार्मिक, राजनीतिक, अन्य सभी क्षेत्रों में लागू होता है। इस तरह से प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। प्रबंध हमेशा हम हर क्षेत्र में देखते हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, हर जगह कहीं ना कहीं मैनेजमेंट काम कर रहा होता है। और हर जगह एक ही उद्देश्य होता है मैनेजमेंट का कि हम कम से कम लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, कम से कम पैसे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्राप्त कर सकें। यानी कि कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कैसे किया जाए, वहाँ पर हम प्रबंधन को लागू करते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं, उसको फिर कंट्रोल करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। ये कैसे उत्तरदायित्व है? आज व्यवसाय को मनुष्य की खुशी और समाज और राष्ट्र की प्रगति के लक्ष्य प्राप्त करने के साधन माना जाता है। यह उत्तरदायित्व पेशेवर प्रबंधकों पर डाला गया है। यही कारण है कि प्रबंध केवल एक आर्थिक संसाधन ही नहीं अपितु एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। जैसे पेशेवर जो प्रबंधक होते हैं, जो लोग पेशे से प्रबंधक हैं, यानी कि जो प्रबंधक का काम कर रहे हैं, उन पर यह उत्तरदायित्व होता है कि वो सामाजिक व्यवस्था भी देखेंगे, समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहेंगे। इसलिए एक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में भी इसको माना जाता है। प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है। ये हमेशा बोला जाता है जैसे कि नेता पैदा नहीं होते, नेता जन्म से होते हैं। मतलब कुछ लोगों के अंदर ये कला ऑटोमेटिक ही रहती है। उनके अंदर एक गुण जन्म से ही विद्यमान होते हैं कि वो प्रबंध कर पाते हैं, वो नेतृत्व लोगों का कर पाते हैं। जैसे इसमें डेफिनेशन में देखते हैं, कुछ व्यक्ति जन्म से ही इतने अधिक योग्य, कुशल, अनुभवी और दूरदर्शी होते हैं कि वे दूसरों पर कुशलतापूर्वक नेतृत्व एवं संगठन करने के लिए क्षमता रखते हैं। ये गुण इसमें जन्मजात होते हैं, इसलिए प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा भी है। लेकिन आज के युग में प्रबंध की शिक्षा पर व्यक्ति कर रहे हैं। अतः प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा के साथ साथ अर्जित प्रतिभा भी है। यानी कि आजकल लोग हम देख रहे हैं कि प्रबंधन के लिए कोर्स भी कर रहे हैं, यानी कि प्रबंधन सीख रहे हैं, MBA कर रहे हैं, डिग्रियां कर रहे हैं, जिससे वो प्रबंध को सीख सकें। तो ये एक अर्जित प्रतिभा के रूप में भी उभर के सामने आया है कि लोग इसको सीख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है।
जहाँ भी प्रबंधन होगा वहाँ सामूहिक रूप से सभी लोग उत्तरदायित्व होंगे, क्योंकि सभी लोगों के साथ में ही, टीम वर्क के साथ में ही प्रबंध को सफल बनाया जा सकता है। तो प्रबंध एक सामूहिक क्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि संस्था के लक्ष्यों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक व्यक्ति की तुलना में अनेक व्यक्तियों अथवा समूह के प्रयास का होना आवश्यक है। पूरा संगठन ही प्रयासरत होगा तभी ही प्रबंध अच्छा हो सकेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति होती है, बिल्कुल ये दिखाई नहीं देती, लेकिन पीछे से मैनेजमेंट काम कर रहा होता है। साधनों के सर्वोत्तम उपयोग में सहयोग करती है, ताकि जो भी हमारे पास संसाधन हैं, जो भी हमारे पास साधन हैं, उनका अच्छे से अच्छे प्रयोग कैसे किया जा सके, मैक्सिमम आउटपुट कैसे प्राप्त किया जा सके, भूतकाल की गलतियों से कैसे सीखा जा सके, भविष्य की। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रबंध का महत्व। तो प्रबंध के क्या क्या महत्व होते हैं, जैसे सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति, कार्य क्षमता में वृद्धि, गतिशील संगठन का निर्माण, व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति और समाज के विकास में सहायक। यानी कि सामूहिक लक्ष्य, जो भी हमने संगठन ने लक्ष्य बनाया हुआ है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं और प्रबंध की सहायता से प्राप्त किए जा सकते हैं। कार्य क्षमता में वृद्धि, जैसे कम से कम लोगों से ज़्यादा कैसे काम कराया जाए, चाहे उन्हें कोई अभिप्रेरणा दी जाए, उन्हें मोटिवेशन दिया जाए, उन्हें इंसेंटिव दिया जाए, जिससे कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो। गतिशील संगठन का निर्माण, एक ऐसा संगठन का निर्माण हो सके जो कि गतिशील हो, आगे बढ़ने के बारे में सोचता हो। व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति, जब संगठन हमारा मजबूत होगा तो हम सभी व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं समाज के विकास में सहायक। और जब प्रबंधन हमारा देश का या किसी भी संगठन का मजबूत होगा तो देश सशक्त बनेगा और समाज का विकास होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। ये 3 स्तरों पर काम करता है। इसको पिरामिड के आकार में देखा जाता है कि जैसे ही निम्न स्तर पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, जब वह मध्य स्तर पर जाते हैं तो उससे कम हो जाते हैं, क्योंकि उनके लीड करने वाले कुछ कम लोग होते हैं। और जैसे ही उच्च स्तर पर जाता है तो एकदम और कम हो जाते हैं। तो वो एक ट्रायंगल टाइप का, त्रिकोण के पिरामिड के आकार का एक चित्र बन जाता है। इसमें देखते हैं सबसे पहले उच्च स्तरीय प्रबंध। उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत वे उच्च अधिकारीगण आते हैं जो संस्था की नीतियों व उद्देश्यों का निर्माण व निर्देशन करते हैं तथा मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा भेजी गई प्रतिवेदनों की समीक्षा करते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध में हम मुख्यतः संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदि को शामिल करते हैं। इस तरह के अधिकारी जो रहेंगे वो उच्च स्तर में शामिल होते हैं। उपक्रम के उच्च स्तरीय के कार्य क्या होते हैं, उपक्रम के उद्देश्य को निर्धारित करना, संस्था के ट्रस्टी के रूप में उनकी रक्षा करना, मुख्य अधिशासी का चयन करना, संस्था की उपलब्धियों के परिणामों की जांच करना, बजट को पारित करना, आज का उचित विस्तार करना, महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करना, व्यवसाय के दीर्घकालीन स्थायित्व के लिए प्रयास करना। इस तरह के कुछ काम रहते हैं। नियमावली जो बनती है वो उच्च स्तर पर ही बनती है ना। बजट कितना पैसा लगाना है, किसी इंडस्ट्री में कुछ मशीनरी चेंज करनी है, जो भी करने हैं, ये सारे डिसीजन हमेशा उच्च स्तर पर ही लिए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य स्तर। मध्य स्तर में हमेशा एक प्रबंधक होता है। उच्च स्तर पे संचालक टाइप के लोग होते हैं, संचालक हुए, है ना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हुए, इस तरह के लोग होते हैं। जबकि मध्य स्तर पे हमेशा प्रबंधक होंगे और प्रबंधक का काम होता है कि उच्च स्तर और निम्न स्तर के बीच में कोऑर्डिनेशन से काम करना। मतलब उच्च स्तर के निर्देश को निम्न स्तर तक पहुँचाना, निम्न स्तर की समस्याओं को उच्च स्तर तक पहुँचाना, ये काम प्रबंधन करता है। या कुछ समस्याओं को खुद ही अपने स्तर पर वो सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। प्रबंध के इस स्तर में विभागीय प्रबंधकों तथा उप विभागीय प्रबंधकों आदि को शामिल किया जाता है। मेरी कुशिंग नाइल्स के शब्दों में मध्य स्तरीय प्रबंध से आशय उच्च स्तरीय तथा अंतिम पंक्ति के बीच अधिकारियों से है, जिसे संगठन के एक अंग या हिस्से से लेकर एक दर्जन से अधिक लोगों के अधिक अंगों के प्रशासन का दायित्व निभाना होता है। जैसा मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा ऊपर उच्च स्तर पर कम और नीचे निम्न स्तर पर ज़्यादा लोग होंगे, उन सबके मिल में बीच में काम कर रहा होता है। फिफ्नर और सुरबट तिलक के अनुसार मध्य स्तरीय प्रबंध के कार्य निम्नलिखित हैं। जैसे उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा निर्धारित नीति का क्रियान्वयन करना, जो उन्होंने नीति बना दी उसको नीचे क्रियान्वयन करना है। उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजनाएं बनाना, संगठन के विभिन्न अंशों में संतुलन बनाए रखना, कार्यों का मूल्यांकन करना, कार्यात्मक निर्णयों में भाग लेना, दिन प्रतिदिन के परिणामों की जानकारी रखना एवं आवश्यक एवं तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए अपने साथियों के साथ विचार विमर्श करना। जैसे हम देख सकते हैं, शासन कोई भी नियम बनाता है, जिले में उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है। तो उच्च स्तर से आया, जिले में आके उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। मध्य स्तरीय के कुछ अच्छा जी, फिफ्नर और शेरवुड तिलक के अनुसार हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य स्तरीय इनके जो कुछ कार्य रहते हैं सेम इसी तरह के। मुख्य अधिशासी क्रियाओं में सहायता प्रदान करना, संचालनात्मक निर्णय से सहयोग करना, प्रतिदिन के परिणामों से संपर्क बनाए रखना, उत्पादन की उपलब्धियों की समीक्षा करना, उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा तय की गई सीमाओं के मध्य निर्धारित नीतियों का क्रियान्वयन करना, अधीनस्थों के कार्यों का मूल्यांकन करना, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना तैयार करना, उच्च और निम्न स्तर के मध्य समन्वय एवं संप्रेषण का कार्य करना। नेक्स्ट आते हैं निम्न स्तरीय प्रबंधन। प्रबंध के इस स्तर को प्रथम रेखीय प्रबंधन अथवा
पर्यवेक्षकीय प्रबंध भी कहते हैं। इसके अंतर्गत फोरमैन तथा पर्यवेक्षक शामिल किए जाते हैं। इनका श्रमिकों तथा कर्मचारियों से सीधा संपर्क होता है। इस स्तर पर श्रमिकों की क्रियाओं तथा गतिविधियों का निरंतर देखरेख की जाती है तथा मध्य स्तरीय प्रबंध के कार्यक्रमों में दिशा निर्देशों के आधार पर उनसे कार्य लिया जाता है। जो भी दिशा निर्देश आए उसके आधार पर उनसे काम कराया जाता है। संस्था के उद्देश्य एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु योजनाएं बनाना, कर्मचारियों को कार्य सौंपना, कार्य एवं परिणामों पर निगरानी रखना, त्रुटि के स्थल पर निगाहें रखकर उनके स्थल पर नए कदम उठाना, उत्पादन कर्मचारियों से व्यक्तिगत संबंध बनाए रखना, आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों से संपर्क बनाए रखना, कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करना, कर्मचारियों के हितों और सुविधाओं का ध्यान रखकर माध्यम प्रबंधकों को उचित सूचना देना। इस तरह के कार्य कुछ निम्न स्तरीय स्तर पर किए जाते हैं, है ना। इसमें हमने ये तीनों स्तर को पढ़ा है और मुझे लगता है ये प्रबंधन के लिए जो हमारा प्रबंधन की अवधारणा पहला टॉपिक है वो यहाँ पे पर्याप्त होगा। अगर इसमें भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैं बिल्कुल क्वेश्चन बना के MCQ बना के आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके डाउट्स भी दूर हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। मैं उस आपके डाउट सेक्शन पे भी आपकी डाउट को क्लियर करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रबंधन सब्जेक्ट अच्छे से समझ आ सके और आपका एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा। थैंक यू।